फिर बताइए, हाल ही में नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को दुनिया भर के लोग नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि यह ध्यान दिलाया जा सके कि नदियां हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इस बार ये इसका 26वां संस्करण है। और थीम की बात करोगे तो थीम है नदियों के अधिकार। अच्छा, अब देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा नदियों से संबंधित। पहले 3 पॉइंट याद रखना। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और दूसरी सबसे लंबी है गोदावरी। अच्छा, दक्षिण गंगा ये किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में मिलेगी। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी नदी है, ये आपको चाइना में मिलेगी। और चाइना का जो शंघाई शहर है वो इसी नदी के किनारे है। और चाइना का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को। वैसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अच्छा, कावेरी जल विवाद ये किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। वैसे कावेरी नदी का उद्गम ये होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से। और ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अच्छा, वैसे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से। और किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? राइन नदी को ही। अच्छा, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछूंगा, आप ध्यान से सुनना, ये तो स्टैटिक पॉइंट्स हो गए, कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। और अभी बिहार में किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया गया? तो फल्गु नदी। अच्छा, ये तो नदियों की बात कर ली। अगर झीलों की बात करें, झीलों से 2-3 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो वाले। एक तो आता है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है। और भारत की कौन सी है? वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर में है जो। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन लेक है। याद रखना, ये सबसे बड़ी लेक भी है, विश्व में बात कर रहे हैं। अगर 2 तरह से प्रश्न बनते हैं देखो इससे, या तो प्रश्न बने विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, या सिंपल सा बोलेगा सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो यही है कैस्पियन लेक। और सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन लेक है, टर्की में मिलेगी। अच्छा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकॉल लेक, ये आपको रशिया में मिलेगी। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका लेक है, ये पेरू और बोलीविया सीमा पर आपको मिलेगी। झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो हमारा प्रश्न डे से संबंधित था। अब मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। वैसे आगे एक और प्रश्न आएगा डे वाला, वहां मैं आपको सारी रिवाइज करा दूंगा। और ये जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए इन्हें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न है। और अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके पास में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मॉर्निंग में वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, वो आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी बढ़ेंगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो आंसर होगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जो अब वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो अभी सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई। वे महाराष्ट्र की ही रहने वाली हैं और वे 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। तो उनका नाम याद रखना। अच्छा, पहले वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं। इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। और ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। साथ में याद रखना, ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन भी है। बिना इंजन से मतलब इंजन तो होता है इसमें, मेट्रो या बुलेट ट्रेन की तरह इंटीग्रेटेड इंजन होता है। मतलब जैसे ये हमारी दूसरी ट्रेन होती है ना, उनकी तरह एक इंजन अलग से ही होता है, उसकी तरह नहीं है। इसलिए इसको कहा भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन। और पहली वंदे भारत ये कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से वाराणसी।
इसका निर्माण भी याद रखना पूरी तरह से भारत में हुआ है। कहाँ पे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। अच्छा, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत पूछे तो कहाँ से कहाँ चली? मैसूर से चेन्नई। वैसे इंडिया में फादर ऑफ रेलवे कहते हैं डलहौजी को, क्योंकि इन्हीं के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे 1853 में। और वंदे से एक प्रश्न आपका और बनेगा, वंदे मेट्रो। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो। दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी ये। और इसे अभी सरकार ने इसका टारगेट क्या रखा है? 2030 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेन हमें डेवलप करनी है जिसका निर्माण भारत में होगा। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहौटी हैं। अच्छा, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। अगर आपसे पूछे सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनीत चतुर्वेदी हैं। और अभी गीता राणा का नाम आपने सुना होगा, फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी थी। तो इनके नाम भी याद रखना। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ला पेरोस 2023 एक्सरसाइज के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो बहुपक्षीय अभ्यास है ला पेरोस 2023। इसका आयोजन 13 और 14 मार्च को हुआ। यह इस बार इसका तीसरा संस्करण था। कहाँ हुआ? हिंद महासागर में। यह हर 2 साल में होता है। और इसमें किस किस देश ने पार्टिसिपेट किया? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जापान और अमेरिका ने। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस ज्योति ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास के पहले संस्करण की शुरुआत फ्रांस ने 2019 में की थी। मतलब आप कह सकते हो फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा ये जो द्विवार्षिक अभ्यास है, हर 2 साल में होता है। ला पेरोस इसका नाम है, इसका आयोजन किया जाता है फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा या फ्रांस के द्वारा। अब फ्रांस का नाम आते ही आप बोल उठोगे कि फ्रांस के साथ तो अभी हमने 2-3 एक्सरसाइज कर डाली 2023 में ही। कौन कौन सी? एक तो अभी फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज की थी केरल के तिरुवनंतपुरम में। एक इसी साल हमने वरुण नाम की एक्सरसाइज की है पश्चिमी समुद्री तट पर। अभी फ्रांस के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन भी किया अरब सागर में। वैसे हम फ्रांस के साथ वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति एक्सरसाइज भी करते हैं। और हमने फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी किया। चलो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं 2023 में जितनी भी एक्सरसाइज आपने पढ़ी है। देखो, इस साल के स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले एक्सरसाइज जापान के साथ की थी। कौन सी? वीर गार्जियन। कहाँ पे? जापान में। फिर हमने फरवरी में जापान के साथ धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भी की। कहाँ पे? जापान में ही। हमने मिस्र के साथ साइक्लोन 1 एक्सरसाइज की है राजस्थान के जैसलमेर में। फिर आपको याद हो तो डस्ट लेक एक्सरसाइज हमने की उज्बेकिस्तान के साथ। कहाँ? पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तारकश एक्सरसाइज याद होगी आपको, चेन्नई में की हमने। ये हुई थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। इस साल याद रखना क्वाड देशों के बीच जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। बाकी अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय अभ्यास का आयोजन किया पूर्वोत्तर भारत में। और भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने अभी ट्रोपेक्स एक्सरसाइज भी किया हिंद महासागर में। और भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में। और भारतीय सेना ने और अभी हमने एफ इंडेक्स एक्सरसाइज भी किया था पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में, जिसमें 20 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया था और भारत भी था। अभी डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। अभी यूके के द्वारा कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का किया गया था, उसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो 2023 में जितनी भी एक्सरसाइज आपने पढ़ी है वो सारी हमने यहाँ पे कवर कर ली है। और देखो, अगर 2022 वाली जितनी भी आपने एक्सरसाइज पढ़ी है वो पढ़ना चाहते हो तो वो 2 वीडियो में मैंने खत्म करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 तो ये भारत में होगी, नई दिल्ली में। और कब से कब तक? 15 से लेके 26 मार्च। और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं एमसी मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर हैं, और एक्टर फरहान खान। वही फरहान जो कहते हैं दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अरे डैड, मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया क्या? ओ गुरुजी, ओ मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया। ब्रांड एम्बेसडर।
अच्छा, साथ में ये भी याद रखना कि इतिहास में तीसरी बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अच्छा, इनके अलावा महिंद्रा जो कंपनी है उसको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस प्रतियोगिता का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। और हाँ, बॉक्सिंग की बात है तो एक नाम याद रखना, नीतू घनघस का। आपसे पूछा जा सकता है नीतू घनघस का संबंध किस खेल से है। बॉक्सर हैं ये। क्यों बता रहा हूं इनका नाम? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 2022 का बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। और निखत जरीन का संबंध भी बॉक्सिंग से है, ये तेलंगाना की हैं। और लवलीना बोर्गोहेन ये भी बॉक्सर हैं। और ब्रांड एम्बेसडर से याद आएगा, अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। अभी यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। अभी पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रणबीर सिंह। और इनके अलावा सौरव गांगुली अभी बंधन बैंक के और ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने। रवि शास्त्री फैन कोड के बने थे। और गरुड़ एरोस्पेस के बने थे महेंद्र सिंह धोनी। नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर या यूं कहूं कि 1507 मीटर लंबा, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसका उद्घाटन किया। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने में लागत आई है 20 करोड़ रुपए की। अच्छा, वैसे अभी तक सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म, जो कि अब दूसरे स्थान पे आ गया है लंबाई के मामले में। 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और केरल में जो कोल्लम जंक्शन है 1.18 किलोमीटर के साथ ये तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया। याद रखना, हुबली धारवाड़ ये कर्नाटक में जुड़वा शहर है। अच्छा, इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने 118 किलोमीटर लंबे बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन किया। और ये एक्सप्रेस वे किस नेशनल हाईवे पर है? 275 नेशनल हाईवे 275 पर। यहाँ पे कई कई जगह आपको ये इसकी नेशनल हाईवे की लंबाई 118, कई कई जगह 119 दिखाई दे सकती है, तो ध्यान रखना इसको भी। और नेशनल हाईवे से एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, नेशनल हाईवे 7 इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 44। अच्छा देखो, बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी बंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। आपको याद होगा अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, जिसका फाइनल याद रखना सऊदी अरब में हुआ था। इसको कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा करके। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कमल के आकार वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था कर्नाटक में? शिवमोग्गा हवाई अड्डे का। और अभी एरो इंडिया उत्सव का आयोजन ये बंगलुरु में हुआ था। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला गया? कर्नाटक के तुमकुरु में। किसने खोला? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है। और स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बंगलुरु में आपको मिलेगी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पे, जो कि केम्पेगौड़ा जी की स्टेच्यू है। और 2022 में डूरंड कप, जो कि इसका 131वां संस्करण था, उसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता था। और अभी जनवरी में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन ये कर्नाटक में ही हुआ था। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? बंगलुरु में ही। तो याद रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 की अवधि में हथियारों के आयात यानी कि इंपोर्ट के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो आंसर होगा भारत। तो सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि 2018 से लेकर 2022 की अवधि में, मतलब इस अंतराल के दौरान हथियारों के आयात के मामले में भारत टॉप पर रहा है। सेकंड पे सऊदी अरब है और तीसरे पे है कतर। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विश्व के हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% रही है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया? तो आंसर होगा बंगलुरु। हमारे केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने बंगलुरु में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया। मेथनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसे सिन गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो वाहनों में इसके इस्तेमाल से उत्सर्जन में भी कमी मिलेगी, यानी कि पॉल्यूशन भी कम होगा। आप जानते हो देश की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस ये कहाँ लॉन्च हुई? तो आंसर होगा मुंबई में।
आप जानते हो डिजिटल टिकट सिस्टम के साथ बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? महाराष्ट्र। एक और प्रश्न का उत्तर दो। किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला था? तो ये मो बस सेवा कहाँ की है? उड़ीसा की है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो बताइए अभी अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पाई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पाई जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14 आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, और इसी कारण से इस दिन को याद रखना बड़ा आसान है। 3.14 से 14 हो गया जो कि इसकी डेट है, और 3 से हो गया तीसरा महीना जो कि है मार्च। तो 14 मार्च को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। ऐसे याद रहेगा आपको ये। इस बार की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, और इस दिन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की भी जयंती है। अच्छा, वैसे राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। आप जानते हो 2022 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला था? चाइना के युन किंग टैंग को, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो देखो, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी होता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस है। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस है। 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे जो कि मार्च के दूसरे बुधवार को होता है। 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे जो कि मार्च के दूसरे गुरुवार को होता है। अभी 10 मार्च को आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया। तो ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा असम में। तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप ये भी असम के बक्सा जिले में आयोजित हुई 20 से 23 मार्च तक। तो इसमें भारत सहित 12 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसकी दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कामाख्या देवी का मंदिर आपको असम में मिलेगा, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। वांचुआ महोत्सव यही मनाया जाता है। आपको याद है अभी हमने पढ़ा था, सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था असम ने। और पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में हुआ। अभी पूर्वोत्तर का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनेगा असम में, असम के कामरूप जिले के सोनपुर में। असम का पुराना नाम कामरूप है, और कामरूप से आप बड़े आसानी से याद रख पाओगे। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर ये स्थापित किया गया IIT गुवाहाटी में। अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे संदीप मेहता। और 2022-23 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? डॉक्टर तपन सेकिया को। असम वैभव से कहते हैं। और आप जानते हो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये किस किस के बीच शुरू हुआ? वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच, जिसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम है। अभी भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले असम ने लॉन्च किया था। तो याद रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ट्रैप निशानेबाजी में भारत के पृथ्वीराज तोंडाईमन, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज मेडल। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन हुआ दोहा कतर में, जिसमें पृथ्वीराज तोंडाईमन ने ब्रोंज मेडल जीता। गोल्ड जीता है तुर्की के ओगुझान तुजुन ने, और ग्रेट ब्रिटेन के मैथ्यू जॉन ने सिल्वर जीता है, और पृथ्वीराज ने ब्रॉन्ज जीता है। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 1907 में स्थापना होती है। म्यूनिक जर्मनी में हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, तैयार हो जाओ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। फिर आपसे पूछा था, अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे MD CEO के रूप में नियुक्त किया? मोहित जोशी को। फिर आपसे पूछा, माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में है? इंडोनेशिया। फिर बताओ, अभी किसने फरवरी महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने। और अभी नॉर्वेजियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यूक्रेनियन संगठन है ट्रुथ हाउंड्स। फिर बताओ, अभी चाइना के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ली कियांग। अगला प्रश्न है, वोट फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बंगलुरु में। अगला प्रश्न है, अभी आयुष मंत्रालय
ये किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न है, अभी किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित कर लिया? तो इंडोनेशिया आंसर होगा। अभी हम क्या करेंगे, 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर खुद को बताना है मेरे से पहले। मतलब एक तरह से सेल्फ एनालिसिस आपको करना है। मतलब मान लो एक सडन टेस्ट आपका हो रहा है, और किसका टेस्ट हो रहा है? जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स में से ही लूंगा प्रश्न। तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको कितना याद है अभी पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बाबू भैया। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी जुलाई 2022 में जारी नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे था, यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में? तो आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? आनंद पी सिंह को। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहां स्थापित किया गया? पटना में। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं किसे अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? लेटन हेविट को। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस संस्थान ने सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किसे केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? KP कुमारन को, मलयालम फिल्म निर्माता हैं। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड के हैं ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की? तो आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई को। अब आप बताओ आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, और सेशन को अभी तक आपने शेयर नहीं करा तो शेयर जरूर कर देना, और लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। अगर वीडियो बनाने में हमें जो मेहनत लगती है वो आपको पसंद आती है तो जरूर कर देना। अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया, उसका नाम बताओ? तो आंसर होगा वरुण। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और 14 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। तो टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है कांग्रेचुलेशन प्रतीक्षा, उसके बाद दुर्गेश हैं, विशाल हैं, नीरज हैं, आदर्श हैं और हैं देवव्रता ओझा। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। बाकी क्विज आप जरूर लगाएं। क्विज मिलेगी कहां? आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।